Hello, students. Welcome. How are you all? I hope you all are fine. And first of all, welcome to grade 12, all of you. And now, this year, you got lucky for your 11th grade examination. So, anyways, you are in grade 12. So, using this video, I will be explaining the first chapter of your English textbook Flamingo. The chapter is the last lesson, right? So I'll be explaining this chapter in English and Hindi mixed language. Okay, so let us start. The last lesson. Author is Alfonso Daudet. He was a French novelist and a short story writer. The last lesson is set in the days of Franco-Prussian War, in which France defeated the Prussia led by Bismarck. Prussia then consisted of what now are the nation of Germany, Poland and parts of Austria. So friends, ये जो ऑथर है ही वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर है था इनफैक्ट। और जो लास्ट लेसन है जो ये चैप्टर है इट इज़ बेस्ड ऑन द फ्रैंको प्रशियन वॉर जो कि 1870-71 में हुआ था। तब फ्रांस को जो है प्रशिया ने हरा दिया था और प्रशिया का जो लीडर था वो बिस्मार्क था। और प्रशिया उस टाइम जाना जाता था और करंटली जो प्रशिया है वो डिवाइडेड हो चुका है अलग अलग नेशंस में जिनका नाम है जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। In this story, France's district of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. Read the story to find out what effect this had on the life at school. तो जब ये वॉर खत्म हुआ फ्रेंड्स तो फ्रांस की जो डिस्ट्रिक्ट थे एल्सेक और लॉरेन ये दोनों डिस्ट्रिक्ट पास हो गए थे प्रशिया के हाथों में। अब ये स्टोरी हमें बताता है कि इसका क्या इफेक्ट हुआ वहाँ की स्कूल लाइफ पे, राइट। सो वी विल कंटिन्यू चैप्टर को आगे पढ़ते हुए वी हैव टू एक्सप्रेस दीज एक्सप्रेशंस in the infer their meaning from the context. So I'll explain briefly at the beginning. In great deed of means fear of something, counted on means depend on someone, thumbed at the edge is old or say pointed at the edge, something which is pointed at the edge, worn or soiled edges. सॉइल्ड एजेस मीन्स लाइक उसकी एजेस जो खराब हो चुकी है वो नॉट पॉइंटेड एग्जैक्टली खराब हो चुकी है वो। इन यूनिसन में जब सब लोग काफ़ी सारे लोग जब एक साथ से कोई चीज़ बोलते हैं तो वो यूनिसन होता है। इन अ ग्रेट बसल तो इट्स अ मूव और एक्ट विच शोज अ ग्रेट एनर्जी। और रिप्रोच आर सेल्फ विथ का मतलब होता है फील शेम और रिग्रेट बिकॉज ऑफ समथिंग वन हैज डन। तो ये कुछ एक्सप्रेशन है जो कि हमारे टेक्स्ट में भी आगे आने वाले हैं। एक को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है जो फर्स्ट लाइन में ही आ रहा है। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding. तो उस दिन मैं जो है स्कूल जाने के लिए लेट मैंने स्टार्ट किया और उस दिन मैं ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग में था। मीन्स आई हैड अ फियर ऑफ समथिंग ऑफ बैड हैपनिंग स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। क्योंकि एम हेमल ने ऐसा कहा था कि वो हमसे पार्टिसिपल पे क्वेश्चन पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, लेकिन मुझे तो उसके बारे में एक फर्स्ट वर्ड भी नहीं पता था। फॉर द मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक मोमेंट के लिए तो मैंने सोचा कि आज स्कूल जाता ही नहीं, बंक कर देता हूँ, सारा टाइम बाहर रहता हूँ जैसा कुछ बच्चे करते भी हैं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। ये कितना अच्छा वार्म और ब्राइट है, अच्छा एकदम सनी टाइम है, मौसम है। द बर्ड वर चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। जंगल की जो वुड्स है जो जंगल है वहाँ पे उसकी एज पे जो है बर्ड्स की जो है आवाज़ आ रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और एक ओपन फील्ड था सॉ मिल के पीछे। सॉ मिल होता है इट्स अ फैक्ट्री, वुडवर्क फैक्ट्री जिसको बोल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज सॉ मिल। और उसके पीछे प्रशियन सोल्जर्स से वो ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग इज दी एक्सरसाइज, सॉर्ट ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रहे थे वो लोग। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल। और ये सब जो है रूल ऑफ पार्टिसिपल पढ़ने और समझने से काफ़ी ज़्यादा अच्छा और टेम्पटिंग था मेरे लिए। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मेरे में स्ट्रेंथ था कि मैं सब रेजिस्ट कर सकता था ये सब। एंड आई हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी से स्कूल भागा। When I passed the town hall, there was a crowd in the front of bulletin board.
सो जब मैं वहाँ से पास हुआ टाउन हॉल से, तो वहाँ पे फ्रंट बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत सारा भीड़ था, बहुत सारा क्राउड था. फॉर द लास्ट 2 years ऑल ऑफ आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर. पिछले 2 सालों में हमारा सारा बैड न्यूज वहीं से आया है. द लॉस्ट बैटल, जो लड़ाई हम लोग हार गए, बैटल हार गए. द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, एवरी इंफॉर्मेशन इज केम थ्रू द बुलेटिन बोर्ड. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, वॉट कैन बी द मैटर नाउ. और अब मैंने बिना रुके मैं ये सोच रहा था कि अब क्या मैटर हो सकता है जो बुलेटिन बोर्ड के वहां पे इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो रही है. देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैकस्मिथ वॉचर हु वाज देयर. तो फिर उसके बाद जो है मैं हरी कर रहा था, जल्दी कर रहा था. एज फास्ट एज आई कुड गो, इतना जितना जल्दी जितना मैं जा सकता था मैं जल्दी से जा रहा था. और वहां पे ब्लैकस्मिथ था, वॉचर था. वो वॉचर मतलब जो सब चीज़ों पे नज़र रखता हो, जो देखता रहता है, पर्सन हु ऑब्जर्व समथिंग अटेंटिवली, जो बड़े ही ध्यान से सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता हो, इस तरह का आदमी था वो ब्लैकस्मिथ. तो वो वहाँ पे था विथ हिज अप्रेंटिस, और अपने अप्रेंटिस के साथ में. अप्रेंटिस मतलब जो कोई ट्रेनिंग में उसका बंदा था ब्लैकस्मिथ का, वो भी वहाँ पे था. रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड, वो भी बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहा था. कॉल्ड आफ्टर में, उसने मुझे बुलाया. डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. बब मतलब छोटे बच्चे को इस तरह से बुलाते हैं. तो वो बोल रहा है कि डोंट गो सो फास्ट, बहुत जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, तुम तो वैसे भी टाइम से, प्लेंटी ऑफ टाइम में आराम से पहुंच जाओगे. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि वो मेरा मजाक बना रहा है. एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं एम हेमल के गार्डन तक पहुंच गया था, एकदम मेरी सांस फूल गई थी. यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बसल. यूजुअली मतलब रोजाना जब स्कूल चालू होता है तो वहाँ पे बहुत सारा शोरगुल होता है, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि बाहर जो स्ट्रीट है स्कूल के बाहर वहाँ से भी सुन सकते हैं. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन. ये इन यूनिसन आ गया है फ्रेंड्स यहाँ पे स्टूडेंट्स. सो बोल रहा है कि जब स्कूल यूजुअली चालू होता है तो वहाँ पे रोजाना काफ़ी शोर होता है, जो कि बाहर की स्ट्रीट से भी सुना जा सकता था. वहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क होता है, बहुत सारे बच्चे एक साथ करते हैं तो उसका काफ़ी सारा शोर होता है. कई सारे बच्चे लेसन को रिपीट कर रहे होते हैं यूनिसन में एक साथ से, तो देयर इज वेरी लाउड नॉइज ऑफ दैट ऑल्सो. विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर. और कुछ बच्चे जो है क्या करते थे कि जो लेसन यूनिसन में रिपीट करें तो अपने कानों के ऊपर इस तरह से हाथ रख के उसको रिपीट करते थे ताकि उसे ज़्यादा समझ में आए. एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का जो रूलर था उसका भी बार बार टैपिंग का आवाज़ आता था. जैसे हम लोग भी, हमारी क्लास में भी कई बार जो है डस्टर टीचर जो है टैप करते हैं बच्चे जब बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं तब. लाइकवाइज बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अभी तो एकदम सब कुछ शांत था. आई हैड काउंटेड ऑन कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बींग सीन. तो मैंने क्या किया, कमोशन जो था, कमोशन मतलब एकदम नॉइजी डिस्टर्बेंस का कंफ्यूज था वो पूरा कि क्या हो रहा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है कुछ भी. उसका फायदा उठाते हुए मैं कोशिश की कि मैं अपने डेस्क तक पहुंच जाऊं और कोई मुझे देखे नहीं. बट ऑफ कोर्स, लेकिन बिल्कुल, दैट डे एवरीथिंग हैज टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. उस दिन तो सब कुछ ऐसा एकदम शांत था जैसा कि संडे मॉर्निंग को होता है. थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड एम हेमल वेकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म. और मैंने देखा विंडो से कि मेरे क्लासमेट सारे, मेरे फ्रेंड्स तो अपनी डेस्क पे बैठ चुके थे और एम हेमल जो हमारे टीचर है वो रूलर अपने आर्म्स में डाल के और घूम रहे थे, अप एंड डाउन कर रहे थे. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. मुझे तो दरवाज़ा खोलना पड़ा था और सबके सामने मुझे जाना पड़ा. यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ आई फ्राइटेन आई वॉज. क्या आप तुम सोच सकते हो कि मैं किस तरह से फील कर रहा था और किस तरह से मुझे डर लग रहा था. मैं इमेजिन कर सकते हो मैं किस तरह से ब्लश करते हुए और एकदम डरा हुआ था उस टाइम. बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ हुआ नहीं. एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू. बट कुछ हुआ नहीं उस दिन. एम हेमल ने मुझे देखा और मुझे बोला कि अपनी क्विकली अपनी प्लेस पे चले जाओ, हम तो तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे. I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had to go a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt. So
मैं एकदम से जंप करके अपनी बेंच के ऊपर बैठ गया और देखा कि जो हमारे टीचर हैं उन्होंने तो ग्रीन कोट पहना हुआ है और एक फ्रिल शर्ट उनका पहना हुआ है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप एम्ब्रॉयडर्ड, उन्होंने अपनी ब्लैक सिल्क कैप भी पहनी हुई थी एम्ब्रॉयडरी वाली, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, जो कि वो सिर्फ कभी कभी पहनते थे इंस्पेक्शन वाले दिन में या फिर प्राइज डेज में. Beside, the whole school seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. तो जो पूरा स्कूल मुझे स्ट्रेंज तो लग ही रहा था, उसके साथ साथ स्ट्रेंज और सोलेमन लग रहा था, एकदम फॉर्मल लग रहा था उस दिन, बट उसके साथ साथ एक सरप्राइजिंग थिंग और भी थी मेरे लिए. सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग थी वो ये थी कि जो बैक बेंचेस थी जो कि हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली, उसके ऊपर तो गांव के कुछ लोग बैठे हुए थे. ओल्ड हाउसर वहां पे था विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स. तो काफी सारे लोग वहां पे थे. ओल्ड हाउसर था, मेयर था, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, ये सारे लोग विलेज वाले उस दिन लास्ट बेंच पे बैठे थे. वो मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग था. एवरीबडी लुक्ड सैड, सब लोग सैड भी लग रहे थे उस दिन, उदास लग रहे थे. एंड हाउसर had brought an old primer thumbed at the edges, और हाउसर जो है उस दिन अपना एक ओल्ड प्राइमर लेके आए थे साथ में, thumbed at the edges, जो कि उसकी एजेस से काफी कुछ पुराना हो चुका था, घिस चुका था, worn out. And he held it open on his knee, जिसको उन्होंने क्या किया, अपनी नीज के ऊपर एकदम ओपन करके रखा हुआ था. With his great spectacle lying across the pages, और उसके पेजेस जो थे प्राइमर के, उसके ऊपर जो है उन्होंने उनके स्पेक्टिकल वहां पे रखे हुए थे. While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था तभी M. Hamel ने अपनी चेयर माउंट किया और उसके ऊपर ग्रेव और जेंटल वॉइस में, टोन में उन्होंने बोला कि मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू, ये आज लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें आज देने वाला हूँ. द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन. बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब स्कूल एल्सेक और लॉरेन के स्कूल में अब सिर्फ जर्मन ही पढ़ाना है. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और नया जो मास्टर है वो पढ़ाने वाला वो कल आ जाएगा. दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है और मैं चाहता हूं कि तुम सब लोग काफी अटेंटिव रहो. वॉट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वर टू मी, मेरे लिए तो ये एकदम तूफान की तरह था, थंडर क्लैप की तरह था ये जो वर्ड्स एम हेमल ने कहे. ओ द रैचेस, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. रैचेस का मीनिंग होता है अनफॉर्चुनेट और अनहैप्पी पर्सन. तो बोलता है ओ द रैचेस, प्लूरल फॉर्म है यहाँ पे. सो ग्रुप ऑफ पीपल हु आर लाइक नॉट हैप्पी, अनहैप्पी पीपल, यही शायद उन लोगों ने टाउन हॉल के बोर्ड पे लगाया हुआ था. माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो अभी लिखना भी नहीं आता ठीक से. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं तो फिर कभी कुछ सीख ही नहीं पाऊंगा फ्रेंच में. आई मस्ट स्टॉप देयर देन, फिर तो मुझे यहीं रुक जाना पड़ेगा. ओह, how sorry I was for not learning my lesson, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. तो अब उसे सॉरी फील हो रहा है कि अपने लेसन नहीं लर्न करने के लिए. और वो क्या करता था, बर्ड्स की एग कलेक्ट करने के लिए चला जाता था, स्लाइडिंग करने के लिए चला जाता था सार में. सार इज अ प्लेस इन द डिस्ट्रिक्ट. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. मेरी बुक जो कि मुझे काफ़ी बकवास लगती थी कुछ टाइम पहले, बहुत हैवी लगती थी कैरी करने के लिए, ग्रामर, हिस्ट्री ऑफ द सेंट, सब कुछ, ये सारे अब मेरे ओल्ड फ्रेंड बन चुके हैं और अब मैं इनको जाने नहीं दे सकता, अब इन्हें मैं छोड़ नहीं सकता. एंड एम हेमल टू, और एम हेमल भी, उन्हें भी मैं नहीं छोड़ सकता. द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज. तो ये जो आइडिया मेरे माइंड में आया कि अब एम हेमल जाने वाले हैं और मैं उन्हें कभी नहीं देखने वाला हूँ, ऐसा सोचते ही मैं उनकी सारी रूलर के बारे में भूल गया जो उन्होंने मुझे मारी थी, पिटाई लगाई थी, और मैं भूल गया कि वो कितने
इरिटेबल है, कितने स्ट्रेंज है, अब तो मुझे वो अच्छे लगने लगे थे। पुअर मैन, बेचारा आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन क्लोथ्स। तो ये अपने लास्ट लेसन को ऑनर करने के लिए उन्होंने अपने एकदम अच्छे कपड़े पहने हुए थे, फाइन क्लॉथ, संडे क्लॉथ जो थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझा, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि विलेज के जो सारे ओल्ड मैन हैं वो बैक बेंचेस पे आकर क्यों बैठे हुए हैं, ये अब मेरी समझ में आया। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि उन्हें भी बुरा लग रहा था, वो भी सॉरी फील कर रहे थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो लोग भी स्कूल ज्यादा नहीं गए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग द रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। ये उन लोगों का तरीका था हमारे मास्टर को थैंक करने का, जिन्होंने अपने 40 years लाइफ के दे दिए थे फेथफुल सर्विस में, और वो अपना रिस्पेक्ट शो करने के लिए आए थे कंट्री के लिए, जो कि अब उनकी नहीं है। While I was thinking of all this, I heard my name called. जब मैं ये सब सोच रहा था तब मैंने सुना कि मेरा नाम किसी ने बुलाया। It was my turn to recite. अब ये मेरा टर्न था रिसाइट करने का, मीन्स मेरा टर्न था अब जोर से कुछ बोलने का। What would I not have given to be able to say that dreadful rule of the participle although? तो मैं वो dreadful जो रूल था पार्टिसिपल का, जो बहुत मुझे परेशान करने वाला रूल था, कॉजिंग और इन्वॉल्विंग ग्रेट सफरिंग ऑफ फियर्स का मीनिंग है, जो मुझे परेशान कर देने वाला रूल था, वो उसके बदले में मैं क्या कुछ नहीं दे सकता था। वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना एकदम लाउड एंड क्लियर उसे बताना था, विदाउट एक भी मिस्टेक किए। मेरे लिए वो काफी ड्रेडफुल था। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, लेकिन मैं तो पूरा मिक्सअप हो गया, मेरा तो मुझे तो कुछ आया ही नहीं, फर्स्ट वर्ड में ही मिक्सअप हो गया। मैं वहां खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, डेस्क पकड़ के, माई हार्ट बीट मेरा बढ़ गया, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और अब तो मेरे पास ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं थी, मुझे तो एक भी वर्ड नहीं आया। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना कि एम हेमल बोल रहे थे, आई वोंट स्कोल्ड यू, आज मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद ही बुरा लगना चाहिए। सी हाउ इट इज, देखो कैसा है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, हम लोग हर दिन अपने आप से ही कहते हैं, पा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो, एंड नाउ यू सी वेयर यू हैव कम आउट। हर दिन हम लोग बोलते हैं मेरे पास काफी टाइम है, मैं इसे कल सीख लूंगा, अब देखो तुम कहाँ हो। Oh, that's the great trouble with Elsek. यही तो Elsek के लोगों के साथ प्रॉब्लम है। She puts off learning till tomorrow, कि यहाँ पे सब लोग लर्निंग को बंद कर देते हैं till tomorrow, मतलब वो tomorrow कभी आता ही नहीं है। And now you see where we have come out, और तुम देखो अब हम कहाँ आ गए हैं। That's great trouble with Elsek. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchman and yet you can't neither speak nor write your own language. तो अब उन लोगों को ये बोलने का हक मिल जाएगा कि तुम अपने आप को फ्रेंचमैन बुलाते हो, बट तुम्हें ना तो तुम बोलना आता है फ्रेंच, ना तुम्हें लिखना आता है, अपनी ही लैंग्वेज तुम्हें बोलना और लिखना नहीं आता। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, बट तुम सबसे खराब नहीं हो लिटिल फ्रेंड्स। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्फ विद, हम सब के पास एक बहुत ही अच्छा रीजन है अपने आप को अपने आप से डिसअप्रूव या डिसअपॉइंट होने का, हम सबके पास एक रीजन है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स भी कोई ज्यादा वरी शो नहीं कर रहे थे कि तुम सीखो, या ऐसा कुछ भी उन्हें नहीं था। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और इट मीन्स सो एज टू हैव लिटिल मोर मनी, उन्होंने प्रीफर किया कि वो तुम्हें किसी फार्म या मिल पे भेजे ताकि कुछ ज्यादा पैसे मिल सके। एंड मैं आई हैव बीन ब्लेम ऑल्सो, और मुझे तो ब्लेम करते हैं सब। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्या मैं तुम्हें अपने गार्डन में वाटरिंग के लिए भेजता था बार बार लेसन नहीं लर्न करने के बजाय। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और जब मुझे फिशिंग में जाना होता था तो क्या तुम्हें मैं हॉलीडे नहीं दे देता था। तो अब एम हेमल उसे ये सारी बातें समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि बहुत सब बड़ी गलती सब लोग कर चुके हैं।
देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक फॉर हिज फ्रेंच लैंग्वेज, और फिर ऐसा करते करते एक एक के बाद एम हेमल बोलते गए फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स तो यहाँ पे एक मैप है, हम लोग थोड़ा सा मैप के बारे में बात कर लेते हैं कि ये ऊपर का जो पार्ट है यहाँ पे दिस इज जर्मनी और ये जो है फ्रांस, एंड दिस टू डिस्ट्रिक्ट लोरेन एंड एल्सेक। तो ये जो वो जो वॉर हुआ था उनका, तो उसमें ये पार्ट इतना जो है प्रशिया में चला गया था, जो कि अब जर्मनी एज अ कंट्री जर्मनी बन चुका है। ओके फ्रेंड्स, दिस इज मैप फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो यस, कंटिन्यू करते हैं आगे। तो ही वेंट ऑन, बोलते गए वो एम हेमल बोलते गए दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये पूरे वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, द क्लियरेस्ट, एकदम क्लियर है, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज्यादा लॉजिकल है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, जिसे हम लोगों को अपने बीच में गार्ड करना चाहिए और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, जब लोगों को स्लेव बना लिया जाता है, as long as they hold fast to their language, it is as if they had their key to their prison। तो जब लोगों को स्लेव बना लिया जाता है, कोई उनके ऊपर रूल करने लगता है, तो जब तक वो लोग अपनी लैंग्वेज को होल्ड करके रखते हैं, ऐसा समझ लो कि उनके पास अपने जेल की, अपने प्रिजन की चाबी है। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, फिर उन्होंने ग्रामर का बुक एक खोला और हमारे लिए एक लेसन रीड किया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और मुझे तो बड़ा अमेजिंग लगा उस दिन के, मैं तो पूरी तरह समझ गया। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, सो इजी, जो भी उन्होंने बोला वो बहुत बहुत इजी लग रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा था कि मैंने कभी इतना केयरफुली सुना ही नहीं, सिर्फ बैठा था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और ऐसा भी लग रहा था कि उन्होंने कभी इतने पेशेंस के साथ एक्सप्लेन भी नहीं किया। ये सब थॉट्स मेरे माइंड में आ रहे थे। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये बेचारा आदमी जाने से पहले सब कुछ हमें दे के जाना चाहता था। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और ये सब कुछ एक ही बार में हमारे दिमाग में डाल देना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद एक राइटिंग का लेसन हुआ। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, तो उस दिन हमारे लिए नई कॉपीज लेके आए थे एम हेमल, एकदम उसके ऊपर एकदम सर्कल में लिखा हुआ था ब्यूटीफुल लैंग्वेज में, फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक, ऐसा करके पूरा सर्कल बना के उन्होंने लिखा हुआ था, फ्रांस एल्सेक का सर्कल बना हुआ था नोटबुक के ऊपर। They looked like little flags floating everywhere in the school room, ऐसा लग रहा था कि छोटे छोटे फ्लैग पूरी रूम में फ्लोट कर रहे हो। Hung from the road at the top of our desk, रोड से लेके हमारी डेस्क तक। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was, तुम्हें देखना चाहिए था उस दिन कि कैसे सब लोग एकदम शांत होके और काम में लग गए थे। The only sound was scratching of the pens over the paper, सिर्फ एक साउंड आ रहा था पेन स्क्रैचिंग का पेपर के ऊपर। Once some beetle flew in, एक बार एक बीटल अंदर आया उड़ते हुए, but nobody paid any attention to them, लेकिन उसकी तरफ भी किसी का कोई अटेंशन नहीं गया, not even the littlest one, एकदम छोटा सा अटेंशन भी नहीं गया। Who worked right on the tracing their fish hook, तो वो बीटल जो काम कर रही थी, फिश हुक ट्रेसिंग कर रही थी, अपना हुक ट्रेसिंग कर रही थी वहां पे, as if it was French too, और ऐसा लग रहा था कि ये भी कोई फ्रेंच ही है, वो बीटल भी कोई फ्रेंच है। On the roof the pigeon cooed very low, रूफ पे जो pigeons थे वो भी कू कर रहे थे, very low था। And I thought to myself, और मैं अपने आप से मैं सोच रहा था, will they make them sing in German even the pigeons, क्या वो लोग इन pigeons को भी जर्मन में सिंग करने का बोलेंगे, ऐसा मैं अपने मन में सोच रहा था। So this is just a funny incident he was thinking in his mind. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hemmel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing. जब भी मैं लिखते लिखते ऊपर देखता, तब मैं देखता कि एम हेमल जो है मोशनलेस बैठे हुए, बिना हिले डुले एकदम बैठे हुए इन हिज चेयर, वो चेयर में, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और वो एक चीज की तरफ देख रहे हैं, देन एट अनदर, उसके बाद दूसरी की तरफ, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room,
ऐसा लग रहा था मानो कि उस स्कूल रूम कैसा दिखता है वो हर एक चीज को अपने माइंड में फिक्स करना चाहते थे। इस तरह से वो एक एक करके चीजों को देख रहे थे। फैंसी। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। 40 सालों तक वो एक ही जगह पे था। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, उनके गार्डन विंडो के आउटसाइड उनका गार्डन था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने उनकी क्लास। 40 साल उन्होंने ऐसे ही निकाल दिए, जस्ट लाइक दैट, एकदम वैसे ही। ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ। सिर्फ वो डेस्क और बेंचेस थी वो घिस के थोड़ी पुरानी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर। जो अखरोट के पेड़ थे वो काफी लंबे हो चुके थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन्ड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। और होप वाइन का जो प्लांट उन्होंने लगाया था वो विंडो से रूफ तक चला गया था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, टू हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री बाय नेक्स्ट डे। तो सोच रहा है कि कैसा इनका हार्ट ब्रोकन हुआ होगा एम हेमल का, कि सब कुछ एक ही बार में इनको छोड़ के जाना पड़ेगा, बेचारा आदमी। तो उसे आवाज आ रही थी कि उनकी जो सिस्टर है ऊपर ट्रंक मूव कर रही थी जिसके अंदर वो सारा सामान पैक कर रही थी, क्योंकि उन्हें एक अगले दिन उन्हें छोड़ के जाना था। बट ही हैड करेज टू हियर एवरी लेसन टू वेरी लास्ट। पर उनके पास करेज था सारे लेसन को सुनने का लास्ट तक। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। राइटिंग खत्म होने के बाद हिस्ट्री में हमारा लेसन हुआ। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बी बो बू। बेबीज जो है उनका चैंटिंग कर रहे थे, जो लैंग्वेज सीखते हुए करते हैं वैसा। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacle and holding his primer in both hands spelled the letters with them. और पीछे की तरफ ओल्ड हाउसर जो था उसने अपने स्पेक्टिकल पहन लिए और अपनी पुरानी जो प्राइमर थी, अपनी जो बुक थी, जिस दोनों हाथों में पकड़ा और वो भी उसके साथ वो लेटर्स बोल रहा था। You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion and it was so funny to hear him. तो तुम देखते हो, तुम्हें भी पता चलता कि वो भी अपनी उसकी वॉइस जो है वो क्रैम्बल कर रही थी जब वो बोल रहा था, वो इमोशन की वजह से ट्रैम्बल कर रही थी। और इट वाज सो फनी टू हियर हिम, वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। हम सब लोग हंसना और रोना भी साथ में चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेम्बर द लास्ट लेसन। ये लास्ट लेसन मुझे कितना अच्छे से याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, देन द एंजेलियस। एकदम अचानक से चर्च की क्लॉक में 12 बज गई एंड देन एंजुलियस में भी जो है उसका भी अलार्म रिंग हुआ। तो पता चल गया कि नाउ इट इज द टाइम। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द पर्शियंस। और वहां पे ट्रम्पेट, पर्शियंस जो थे सोल्जर्स, वो जो रिटर्न आ रहे थे ड्रिल करके, उनका जो ट्रम्पेट था उसका भी आवाज आया, एंजुलियस का भी आवाज आया और चर्च की क्लॉक का भी आवाज आया। Returning from drill sounded under one window. एक ही विंडो से सारा आवाज आया। M. Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. अपनी चेयर से खड़े हुए बड़े उदास लग रहे थे। My friends said he. बोले वो My friends, I. But something choked him. लेकिन कुछ चीज ने उनको रोक दिया। He could not go on. वो बोल ही नहीं पाए। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could. फिर वो ब्लैकबोर्ड की ओर मुड़े, चौक का पीस उन्होंने हाथ में उठाया और अपनी पूरी ताकत से उन्होंने जितना लार्ज लिख सकते थे उन्होंने बोर्ड पे ये लिख दिया, विवा ला फ्रांस। जिसे गुड बाय कहा जाता है फ्रेंच लैंग्वेज में ये गुड बाय है। देन ही स्टॉप एंड लर्न हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। फिर वो रुके और अपना सिर उन्होंने दीवार की तरफ झुका दिया। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड। और बिना कुछ बोले उन्होंने अपने हाथ से एक गेस्चर बनाया हमारी तरफ। इसका मतलब था स्कूल इज डिसमिस, यू मे गो। स्कूल खत्म हो चुका है, अब आप लोग जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, द लास्ट लेसन। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस लेसन वेल। एंड ये जो समरी है, समरी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। इन दैट वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग द समरी ऑफ द चैप्टर एंड नॉट द एक्सप्लेनेशन। दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, सो द चैप्टर इज क्वाइट लॉन्ग, द वीडियो रिकॉर्डिंग इज क्वाइट लॉन्ग, but in next video I'll be just explaining the summary in a very short period of time. Okay, good luck with your preparations. Bye for now.